हाय स्टूडेंट्स, क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के मॉडल पेपर लेके आए हैं। ये बिहार बोर्ड के द्वारा इशू किया गया है मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर के यदि आप देख लेते हैं तो 100% कम से कम 25% आपको एग्जाम में सेम टू सेम आ जाएगा। ये बिहार बोर्ड का आपका मॉडल पेपर है, ध्यान से बस खाली आपको देख लेना है। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम दोनों बता देंगे ताकि आपको 25% क्वेश्चन मैच कर जाएंगे। लगभग 25% जरूर आपका मैच करेगा क्वेश्चन। बस ईमानदारी पूर्वक आप लोग एक बार वीडियो को जरूर देख लेना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग शेयर या लाइक जरूर करना। जितना भी कॉमर्स के स्टूडेंट है उस सभी के पास आप लोग वीडियो भेज दो ताकि आप लोग के भी बेनिफिट होगा, क्योंकि आपका भी नाम होगा कि चलो मेरा दोस्त वीडियो भेजा था। तो ये बिहार बोर्ड मॉडल पेपर है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। देखिए ये टोटल कितने नंबर का आपका है, 100 नंबर का है। एग्जाम में टोटल कितना समय आपको मिलेगा, ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर करके दिया हुआ है। आपको पूरा समय कितना मिलेगा, 3 घंटा 15 मिनट आपका समय मिलेगा। यही 3 घंटा 15 मिनट में कोई टॉपर हो जाता है और कोई 60-65% पर लटक जाता है। टोटल कितना समय आपको मिलेगा, 3 घंटा 15 मिनट। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए ये सेक्शन वाइज आपका डिवाइडेड होता है, सेक्शन ए बी सी। 3 तरह से आपका डेटा जाता है, क्वेश्चन आता है। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव रहता है, सेक्शन बी में 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन जाता है और सेक्शन सी में 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है। तो आपका जो है ना 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। कितने सेक्शन में डिवाइडेड होता है, 3 सेक्शन। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव रहता है, सेक्शन बी में 2 मार्क्स वाला जाता है, सेक्शन सी में 3 मार्क्स, सेक्शन सी में 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है। सेक्शन सी में कितने नंबर वाला जाता है आपका, 5 नंबर वाला। तो टोटल आपका क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में जाता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। आते हैं, चलिए सेक्शन ए में क्या जाता है, ऑब्जेक्टिव। आते हैं सीधे ऑब्जेक्टिव में। देखिए अब आपको पहले भी बताए थे कि टोटल कितना ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, 100। लेकिन देखिए आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 1 to 100 have 4 ऑप्शन आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। आपको दिया है टोटल 1 से लेकर 100 तक आपका ऑब्जेक्टिव दिया है, जिसमें से बोला है कि कोई एक ही सही है। आगे देखो, आंसर एनी 50 क्वेश्चंस। आपको 100 में से केवल बनाना कितना है, 85 बनाना है, 50 क्वेश्चंस। आगे देखे, यू हैव टू मार्क योर सेलेक्टेड ऑप्शन ऑन द ओमर सीट। ये तो समझ गए होंगे। चलिए आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एआर इज सोन एज, बताइए एवरेज रेवेन्यू किस तरह से दिखाया जाता है, टी आर डिवाइडेड बाई क्यू के द्वारा। डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई पी, डेल्टा टी आर डिवाइडेड बाई इतना, इनमें से नन ऑफ दीज। बताइए इसका सही आंसर बाबू क्या है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और देखो बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर है। ज्यादा गारंटी के साथ 25% मैच करेगा फाइनल एग्जाम में। कितना परसेंट मैच करेगा, 25%। 100% गारंटी के साथ बोले हैं आप लोग, एकदम से इसको ईमानदारी पूर्वक देख लो। अगला क्वेश्चन चलिए 2। देखिए इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बताइए ए आर इजकल टू एम आर। देखिए किस में बोला है, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ए आर इजकल टू एम आर, ए आर ग्रेटर देन एम आर, ए आर लेस देन एम आर। देखो नॉन ऑफ दीज। इसका बाबू सही आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन परफेक्ट कंपटीशन विच ऑफ द फ्लोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। बताइए परफेक्ट कंपटीशन में इसमें से कौन कांस्टेंट रहता है, ए आर, एम आर, बोथ ए आर एंड एम आर। बाबू सही आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। चले क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इन एवरी मार्केट सिचुएशन विच कंडीशन इज नेसेसरी टू फुलफिल फॉर फॉर्म्स इक्विलिब्रियम। बताइए एक फॉर्म इक्विलिब्रियम के लिए कौन सा कंडीशन पूरा करना होता है। देखो 2 कंडीशन बताए हैं। सीधे टॉपिक पर आते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बनेगा। देखिए ये आपका वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 इस तरह से जाएगा, क्योंकि 100 गो तो ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद सब्जेक्टिव भी बताएंगे, ठीक ना। तो इसीलिए वीडियो 1 और वीडियो 2 करके जाएगा। चलिए देखिएगा, देखिए क्वेश्चन क्या है, इन एवरी मार्केट सिचुएशन विच कंडीशन इज नेसेसरी टू फुलफिल
फॉर फॉर्म्स इक्विलिब्रियम, बताइए फॉर्म इक्विलिब्रियम के लिए कौन सा कंडीशन पूरा करना होगा? ए आई इजकल टू एम आई इजकल टू एम सी कर्व शुड कट एम आई कर्व फ्रॉम बिलो, बी एंड सी। बाबू सही आंसर क्या होगा? डी होगा, बी एंड सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द रीजन ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई? बताइए सप्लाई में डिक्रीज होने का कौन है रीजन है? फर्स्ट, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, सही है बाबू। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये भी सही है। देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है? फॉल इन नंबर ऑफ फॉर्म इन द इंडस्ट्री, ऑल ऑफ दीज। बाबू सही इसका आंसर क्या है? डी होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विथ विच ऑफ द फ्लोइंग इज सप्लाई एसोसिएटेड? बताइए सप्लाई किससे एसोसिएटेड है? एट टाइम पीरियड, प्राइस, ए एंड, देखिए बी एंड सी। आपको इसका ऑप्शन आपका क्या होगा? देखिए ए भी होगा, बी होगा, तो ए एंड बी। देखिएगा चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, व्हाट इज कॉल्ड क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स विच ए सेलर बिकम रेडी टू सेल? देखिए सेल के बात बोला है, किसका बात बोला है? सेल्स का। रेडी टू सेल इन द मार्केट एट फिक्स प्राइस एंड पर्टिकुलर टाइम, इसको किसको क्या बोलेंगे? सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन द, देखिए व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई ऑफ गुड्स इज मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इट्स प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी। बताइए लेस देन यूनिट नहीं, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन यूनिट। बाबू सही आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, देखिए ES मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ES इक्वल टू 0 मीन्स दैट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बताइए कौन सा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगा? परफेक्टली इलास्टिसिटी, परफेक्टली इन इलास्टिसिटी, यूनिट इलास्टिसिटी लेस देन। बाबू सही आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इन किंसियन व्यू पॉइंट वेयर इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी इस्टेब्लिश? इक्विलिब्रियम कहां से होगा? एडी ग्रेटर देन एस, एडी लेस देन एस, यहां पर होगा बाबू। ये तो कॉपी में लिखवाया गया, इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? बताइए इसमें से कौन सा सही है? एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 0, एमपीसी प्लस एमपीएस लेस देन 1 नहीं, इसका बाबू सही ऑप्शन क्या है? ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर, देखिए अकॉर्डिंग टू किन्स सेविंग इन्वेस्टमेंट व्यू पॉइंट, देखो इनकम एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम विल बी डिटरमाइंड एट विच पॉइंट? ये कहां पर डिटरमाइन होता है? यहाँ पर। ये सब कॉपी इक्विलिब्रियम पॉइंट में आई इक्वल टू एस होता है, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग बताए ना, ये बताएं इक्विलिब्रियम में क्या होता है बेटा? इतना इक्वल टू इतना। तो एडी को कैसे लिख सकते हैं? सी प्लस आई। इसको कैसे लिख सकते हैं? सी प्लस एस। एस सी कट गया, क्या बच गया? आई इक्वल टू एस, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम पर याद रखना आई इक्वल टू एस होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 14 नंबर, ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग डज किन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड? बताइए किन्सियन थ्योरी किस पर डिपेंडेंट है? देखिए इफेक्टिव डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन इफिशिएंसी, नॉन ऑफ दीज। तो बाबू किस पर डिपेंडेंट है? इफेक्टिव डिमांड पर डिपेंडेंट है। अगला पॉइंट चलते हैं फटाफट, देखिए गुणों को निम्नलिखित में किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? इसका एक्चुअली बोर्ड इंग्लिश लिखना भूल गया था, लेकिन देख लो किसके द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है, तो आप तो जान ही रहे हैं। मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई किसके द्वारा इंडिकेट करते हैं? तो देखिए आप लोग तो जान ही रहे, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एस, किसके द्वारा हम लोग इंडिकेट करते हैं? देखिएगा द वैल्यू ऑफ किन्सियन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई डिपेंड ऑन, किन्स के इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई किस पर डिपेंडेंट है? लेवल ऑफ इनकम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये तो आप लोग पहले से भी जान रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज द स्टेट ऑफ डिफिशियंट डिमांड इन केंसियन इकोनॉमी। डिफिशियंट डिमांड कब कहेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ए एंड बी बोथ। बाबू इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इन सिचुएशन ऑफ डिफिशनरी गैप, ये तो आप जान ही रहे, इन सिचुएशन ऑफ डिफिशनरी गैप डिमांड इंक्रीज रैपिडली, नहीं, सप्लाई इंक्रीज रैपिडली, सप्लाई एंड डिमांड आर इक्वल, नॉन ऑफ दिस। बाबू ये सही आंसर बोले ना, इस मॉडल पेपर से 25% आपका लड़ेगा, 100%। ये जो बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जो निकाला है, इसमें से 25% आपका जरूर एग्जाम में लड़ेगा। माइंड में एकदम से आप लोग बैठा लो, 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मेजर फिस्कल मेजर इज टू बी एडॉप्टेड इन करेक्टिंग इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप को सही करने के लिए इसमें से किसको अपनाया जाता है? चलिए, रिड्यूस इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन टैक्स, इंक्रीज इन पब्लिक डेट्स, ऑल ऑफ दीज। बाबू इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज द करेक्टिव मेजर फॉर डिफिशियंट डिमांड। डिफिशियंट डिमांड का करेक्टिव मेजर क्या है? फिस्कल मेजर, मॉनेटरी मेजर्स, बी एंड सी। देखिए ए एंड बी। चलिए इसका सही बेटा आंसर क्या है? सी है। चलिए नेक्स्ट 21। देखिए, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इज डिटरमाइन एट पॉइंट वेयर। प्राइस कहां पर डिटरमाइन किया जाता है? डिमांड ऑफ कॉमोडिटी इज हाई, सप्लाई ऑफ कॉमोडिटी हाई, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कॉमोडिटी आर इक्वल। बाबू सही आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22। देखिए 22, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज। बताइए, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल को क्या बोलेंगे? कैपिटल लॉस नहीं, कैपिटल प्रॉफिट नहीं, कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट चलिए 23, जनरल प्राइस लेवल इज सिचुएट स्टडी इन। बताइए, जनरल प्राइस लेवल स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें इंडिविजुअल प्राइस को स्टडी किया जाता है, लेकिन इसमें कैसा स्टडी किया जाता है? जनरल प्राइस को स्टडी किया जाता है। 24, मैक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट फोकस ऑन। बताइए, मैक्रो इकोनॉमिक्स किस पर फोकस नहीं करता है? अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, मनी इन्फ्लेशन इन इकोनॉमिक। देखिए कितना जटिल क्वेश्चन अंदर से घुमाया है बोर्ड, इसीलिए बोले हैं कि ये पढ़ लो बाबू, 25% कहीं जाने वाला नहीं, एकदम से लड़ेगा गारंटी के साथ। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट फोकस, किसको फोकस नहीं करता है? देखिए फर्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, मनी इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी, एग्रीगेट डिमांड। आगे देखिए, जूट इंडस्ट्री, ये किसको फोकस नहीं करता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को, देखिए एग्रीगेट डिमांड को, मनी इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी, जूट इंडस्ट्री। बताइए किसको फोकस नहीं करता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट फोकस ऑन अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, मनी इन्फ्लेशन इकोनॉमी, एग्रीगेट डिमांड, जूट इंडस्ट्री। बाबू सही आंसर क्या होगा? जूट इंडस्ट्री। क्योंकि जूट इंडस्ट्री इंडिविजुअल को शो करता है। जो जूट इंडस्ट्री किसको शो करता है? इंडिविजुअल को शो करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एबिलिटी ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। बताइए, मैक्रो इकोनॉमी का इसमें से कौन सा यूटिलिटी है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द यूटिलिटी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का इसमें से कौन सा यूटिलिटी है? फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, है तो है ही बाबू। इकोनॉमिक ग्रोथ ये भी है, इंटरनेशनल कंपेरिजन ये भी है, तो बाबू सही आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर इंक्लूड्स। बताइए प्रायोरिटी सेक्टर में क्या शामिल होता है? एग्रीकल्चर सही, रिटेल ट्रेडिंग, स्मॉल इंडस्ट्री, ऑल ऑफ दीज। बाबू सही आंसर इसका क्या होगा? डी होगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए 27, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फ्लो। इसमें से बताइए कौन फ्लो नहीं है? कैपिटल,
इनकम, इन्वेस्टमेंट, डिप्रिसिएशन। बताइए इसमें से बोला कि कौन सा फ्लो नहीं होता है, इसमें से बाबू कौन सा फ्लो नहीं है? कैपिटल। कैपिटल स्टॉक में आता है। कैपिटल किस में आता है? स्टॉक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ साइकुलर फ्लो इन फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी? फोर्थ सेक्टर इकोनॉमिक में कौन सा साइकुलर फ्लो? सी प्लस आई, सी प्लस आई प्लस जी, सी प्लस आई प्लस जी माइनस एक्स माइनस नन ऑफ दीज। तो बाबू इक्विलिब्रियम कंडीशन इसमें कौन सा होता है? सी प्लस आई प्लस जी माइनस एक्स माइनस एम। एक्स मतलब एक्सपोर्ट, एम मतलब इंपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, विच वन इज इंक्लूडेड इन थ्री सेक्टर मॉडल? बताइए थ्री सेक्टर मॉडल में किसको शामिल करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन है। फैमिली, फर्म, गवर्नमेंट, ऑल ऑफ दीज। बाबू थ्री सेक्टर मॉडल में तीनों आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं फटाफट। 13 नंबर देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन फ्लो? बताइए फ्लो में किसको शामिल करेंगे बाबू? कंजप्शन ये तो है ही, इन्वेस्टमेंट भी है, इनकम भी है। इसका सही बाबू आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 31। चलिए देखिए 31, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन क्वालिटेटिव मेथड ऑफ कंट्रोल क्रेडिट? क्वालिटेटिव मेथड में किसको पता है ना? क्रेडिट कंट्रोल करने का दो गो मेथड है, एक होता है क्वालिटेटिव, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। तो आपसे पूछा है कि क्वालिटेटिव में किसको शामिल किया जाएगा? तो बताइए, पहला आपका है चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन, सही। क्रेडिट राशनिंग, ये भी सही। डायरेक्ट एक्शन, ये भी सही। बाबू सही आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए 32, विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज मेड इन ब्रिज कंस्ट्रक्शन? बताइए ब्रिज कंस्ट्रक्शन में किस टाइप का एक्सपेंडिचर होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बाबू कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? कोई पूछ दिया कि क्यों, तो बोलना कि ब्रिज कंस्ट्रक्शन फिक्स एसेट्स है। ये क्या है? फिक्स एसेट्स है। अब फिक्स एसेट पर जो खर्च किया जाता है ना, वो हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। फिक्स एसेट पर जो खर्च होता है हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि फिक्स एसेट किसको बोलते हैं? वैसा एसेट जिसका यूटिलाइजेशन 1 साल से ज्यादा हो, वैसा एसेट जिसका यूटिलाइजेशन 1 साल से अधिक हो। चलिए एकदम से आप लोग लगे रहो। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंपोनेंट्स ऑफ बजट रिसिप्ट? देखिए बजट रिसिप्ट का बताइए कौन सा कंपोनेंट्स है बजट रिसिप्ट? रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, ए एंड बी बोथ। बाबू सही आंसर क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 34, द एक्सपेंडिचर विच डज नॉट क्रिएट एसेट फॉर द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। देखिए क्या बोल दिया? एक्सपेंडिचर विच डज नॉट क्रिएट एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। देखिए ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं कहलाते हैं, उसको क्या कहेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ए एंड बी। बाबू क्या होगा इसका आंसर? ए होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए 35, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट? बताइए गवर्नमेंट का इसमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है? देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, परचेज ऑफ हाउस। आगे देखिए एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी, ऑल ऑफ दीज। देखिए पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोला है कि विच ऑफ फ्लोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा परचेज ऑफ हाउस, गवर्नमेंट माला की बहुत प्रॉपर्टी खरीद लिया। आगे देखिएगा एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी, ऑल ऑफ दीज। बाबू इसका सही आंसर क्या कर देना? डी कर देना, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। बेनिफिट ऑफ इनकम टैक्स इज रिसीव बाई। देखें बेनिफिट ऑफ इनकम टैक्स इज रिसीव बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, नन ऑफ दी। याद रखना इनकम टैक्स हमेशा कौन रिसीव करता है बाबू? सेंट्रल गवर्नमेंट। इनकम टैक्स कौन रिसीव करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, विच वन इज ए डिमेरिट्स ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट? बताइए फिक्स एक्सचेंज रेट का क्या डिमेरिट्स है? इग्नोरेंस नेशनल इंटरेस्ट, रिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ कैपिटल, आगे देखिए सडन फ्लो इन एक्सचेंज रेट, ऑल ऑफ दिस। बाबू सही आंसर क्या है? डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरिंग, देखिए
ड्यूरिंग ब्रेटन वुड सिस्टम मोस्ट कंट्री हैड, अधिकतम कंट्री क्या था देखिए, ब्रेटन वुड्स प्रणाली के समय अधिकांश देशों में था, क्या था बाबू, फिक्स एक्सचेंज रेट। देखिए प्रीज एक्सचेंज रेट, देखिए ए एंड बी बोथ, नॉन ऑफ दीज। देखिएगा ड्यूरिंग ब्रिटेन यूड सिस्टम मोस्ट कंट्री हैड, मोस्ट कंट्री के क्या था देखिए, फिक्स एक्सचेंज रेट, प्रेग एक्सचेंज रेट, ए एंड बी बोथ, नॉन ऑफ दीज। बाबू सही आंसर क्या होगा, ये होगा। चलिए 39, विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम आई इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बताइए बैलेंस ऑफ पेमेंट में किसको शामिल करेंगे, पता है ना, तीनों चीज शामिल होता है, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, कैपिटल ट्रांसफर, ऑल ऑफ दीज। बाबू सही आंसर इसका क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच वन इज द आइटम ऑफ करेक्ट अकाउंट, देखिए सॉरी, विच वन इज द आइटम ऑफ करेंट अकाउंट, बताइए इसमें से करेंट अकाउंट का कौन को पता है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट बनता है, कॉपी में आप लोग को लिखवाया गया होगा, एक करेंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। आपसे करेंट अकाउंट का कंपोनेंट पूछा है, विच वन इज द आइटम ऑफ करेंट अकाउंट, इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, एक्सपेंसेज ऑफ टूरिस्ट, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, ऑल ऑफ दीज। तो बाबू सही आंसर क्या होगा इसका, डी होगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग चेंज देयर इज नो चेंज इन डिमांड, बताइए किस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा, चेंज इन प्राइस, चेंज इन इनकम, चेंज इन टेस्ट एंड फैशन, नॉन ऑफ दी। देखिए क्या बोला, फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग चेंज देयर इज नो चेंज इन डिमांड, देखिए चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज होगा तो डिमांड में तो बाबू चेंज होगा ही कंफर्म। आगे देखो चेंज इन इनकम, इनकम में भी चेंज होगा तो डिमांड में चेंज होगा। आगे देखिएगा चेंज इन टेस्ट एंड फैशन, इसमें भी डिमांड में चेंज होगा बाबू। इसका सही आंसर क्या होगा, डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि तीनों के कारण डिमांड में चेंज होता है, यही पूछा है आपका। देखिए निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन मांग में परिवर्तन तो तीनों के कारण बाबू होता है, डिमांड कब बोलता तो उसका केस कुछ और हो जाता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड, आगे देखिए चेंज इन रियल इनकम, चेंज इन प्राइस। बाबू सही आंसर क्या होगा, ये होगा, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, विथ विच मेथड इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर, किस मेथड के द्वारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है बाबू। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, वाह, परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शनेट मेथड, बहुत अच्छा, पॉइंट मेथड, ये भी सही है। इसका बाबू सही आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्शन फंक्शन, देखिए प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस एज, बताइए प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, क्यू एक्स इक्वल टू पी एक्स, ये नहीं। चलिए बाबू सही आंसर क्या होगा, क्यू एक्स मतलब क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, ए बी सी डी किसको बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चलिए 45, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बताइए इसमें से कौन सा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, लैंड तो है ही, लेबर, कैपिटल। देखिए क्या बोला है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, बाबू जहां नॉट रहता है वहां अलर्ट होना, नॉटे वाला गलती कराता है सभी को, इसीलिए अलर्ट है ना। बोला है कि इसमें से कौन सा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, लैंड ये तो है ही, लेबर भी है, मनी नहीं है, कैपिटल तो है ही। तो बाबू सही आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, द बेसिक रीजन ऑफ ऑपरेटिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज, बताइए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट होने का बेसिक रीजन क्या है, स्कार्सिटी ऑफ फैक्टर्स, बी आपका है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन बिटवीन फैक्टर्स, आगे देखिए ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। तो बाबू सही आंसर आपका क्या है, सी है। चलिए 47 देखिएगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू, किस, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, लॉन्ग रन शॉर्ट रन, वेरिएबल प्रोपोर्शन बाबू शॉर्ट रन के नामे है, शॉर्ट रन को बोला ही जाता है वेरिएबल प्रोपोर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज, बताइए ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, इस बार फिर से आएगा। द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इकोनॉमिक कॉस्ट, इक्विलिब्रियम प्राइस,
मार्जिनल कॉस्ट, आगे देखिएगा एवरेज कॉस्ट, अल्टरनेटिव नाम क्या है बाबू, इकोनॉमिक कॉस्ट। समझ में आ गया ना। अगला पॉइंट देख लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, विच फैक्टर आर यूज इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोसेस। शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोसेस में किसका उपयोग किया जाता है, फिक्स फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स, ए एंड बी। आप जानते हैं ना कि शॉर्ट रन में दोनों होता है, कुछ फैक्टर फिक्स होता है और कुछ फैक्टर वेरिएबल होता है। शॉर्ट रन में दोनों होता है, कुछ फिक्स कुछ वेरिएबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट। देखिए जब बोला कि जब प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक, when production increase the difference between total cost and total fixed cost क्या है। तो देखिए, तो जैसे जैसे देखिए आप जानते हैं कि मान लेते हैं कि टोटल फिक्स कॉस्ट 10 है, अब मान लें कि टी आई टोटल कॉस्ट, मान लें कि पहला बार में 10 है, अगला बार में टोटल कॉस्ट 20 हो गया। तो देखिए आपका तो डिफरेंस बढ़ते जाएगा, मान लें कि यहाँ पर डिफरेंस 0 है, यहाँ पर डिफरेंस मान लें कि बढ़ के 30 हो गया, लेकिन फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट तो 10 से रहेगा, तो देखो बढ़ते जाएगा, बढ़ेगा। विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा। देखो रिमेन्स कॉन्स्टेंट इंक्रीज, बाबू सही आंसर क्या होगा इसका, इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, टैक्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूड्स इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ऑल ऑफ दीज। बेटा सही आंसर क्या है, डी होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, सेमी फिनिश गुड्स आर टर्म एज, सेमी फिनिश गुड्स किसको बोलते हैं, वैसा गुड्स जो अधपक्का अर्धनिर्मित, माने कुछ बन गया कुछ बाकी है, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, फिनिश गुड्स, नॉन ऑफ दीज। तो बाबू सही है, सेमी फिनिश को क्या माना जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 53, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इकोनॉमिक रीजन ऑफ इम्बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बताइए बैलेंस ऑफ पेमेंट के इम्बैलेंस होने का क्या इकोनॉमिक रिलेशन है, इन इंटरनल रिलेशनशिप, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, बिजनेस साइकिल, नॉन ऑफ दी। इसका मेन रीजन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इकोनॉमिक रीजन ऑफ इम्बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बताइए बैलेंस ऑफ पेमेंट का इकोनॉमिक रीजन क्या है, इम्बैलेंस होने का। इम्बैलेंस किसको बोलते हैं, आप जानते हैं ना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस होता है। बैलेंस मतलब डेबिट और क्रेडिट हमेशा आपस में बराबर होता है, लेकिन कभी कभी डेबिट और क्रेडिट आपस में बराबर नहीं होता है। क्यों, इसका कारण क्या है, तो इसका मेन कारण होता है बिजनेस साइकिल। मेन कारण क्या है, बिजनेस साइकिल। देखिएगा अगला क्वेश्चन 54, द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड। बताइए इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को किस नामों से जाना जाता है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो बिलोंग टू विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज। देखिए और देखो अरबी, ग्रीक, जर्मन, इंग्लिश। बाबू सही आंसर इसका क्या होगा, ग्रीक होगा। नेक्स्ट पॉइंट, द वर्ड माइक्रो आज फर्स्ट यूज बाई, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन, सबसे पहले माइक्रो वर्ड का उपयोग किसने किया था, तो सबसे पहले बता दो कौन किया था, मार्शल, बोल्डिंग, केन्स, रैगनर फ्रिश। ये तो सबको रटा गया होगा, अब इतना ने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया होगा कि सबको रटा गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं 57, देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इकोनॉमिक्स हैज को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स। इसमें बाबू दोनों होता है, कैपिटल मिक्स में प्राइवेट भी होता है और सोशलिस्ट भी हो, मिक्स में क्या होता है आपका, कैपिटलिस्ट भी होता है और सोशलिस्ट भी होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 58, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु प्रोपाउंडेड द ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। बताइए ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी को किसने प्रोपाउंड किया है, मार्शल नहीं, हिक्स एंड एलन। इसका फटाफट आंसर मारिए, हिक्स एंड एलन। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू चलिए, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शो, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व आपको क्या दिखाता है, प्राइस रेशियो, बहुत सिंपल क्वेश्चन, डिमिनिशिंग को, आगे देखे फैक्टर सब्स्टिट्यूशन को,
अगला पॉइंट, मार्जिनल यूटिलिटी को नहीं, इंडिफरेंस का पता है ना, किसको दिखाता है, इंडिफरेंस कर्व। याद देखिए आपको किसको बोला है, आपको इंडिफरेंस कर्व। देखिए इस तरह से हम लोग बनाते हैं, आपको तो पता ही होगा। तो इंडिफरेंस कर्व आपको क्या दिखाता है, प्राइस रेशियो को दिखाता है, डिमिनिशिंग को आपको पता है ना, इंडिफरेंस कर्व आप लोग देखिए कॉपी में एक करके हम बताए होंगे। फैक्टर सब्स्टिट्यूशन को, मार्जिनल यूटिलिटी को, आपका बाबू सही आंसर क्या होगा, फैक्टर सब्स्टिट्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड कर्व जनरली स्लोप, डिमांड कर्व का जनरली क्या स्लोप होता है, देखिएगा डिमांड कर्व स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कभी नहीं बाबू, अपवर्ड कब से होने लगा, डाउनवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड। आगे देखो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। बाबू डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड होता है बेटा, बताया है ना, डिमांड कर्व इस टाइप का होता है, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग अफेक्ट नेशनल इनकम, बताइए नेशनल इनकम को कौन अफेक्ट करता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, सब्सिडी, नॉन ऑफ दीज। तब बता दो आप, विच ऑफ द फ्लोइंग अफेक्ट नेशनल इनकम, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, बाबू की कौन अफेक्ट करता है, सब्सिडी। अगला पॉइंट, व्हाट इज जीएनपी कैलकुलेटेड ऑन फिक्स प्राइस, फिक्स प्राइस पर जीएनपी क्या कैलकुलेट किया था, व्हाट इज जीएनपी कैलकुलेटेड ऑन फिक्स प्राइस। देखिए रियल जीएनपी, रियल जीडीपी, मनी जीएनपी, नॉन ऑफ दीज। तो देखिए फिक्स प्राइस पर क्या बाबू कैलकुलेट किया जाता है, रियल जीएनपी। क्या कैलकुलेट आपका होता है, एक सेकंड, चलिए ठीक, रियल जीएनपी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए 63, इन विच ऑफ द फ्लोइंग आर डिप्रिसिएशन एक्सपेंस इंक्लूडेड, बताइए इसमें से किसमें डिप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, इसमें देखना क्या है, जी, जी मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस का मतलब होता है उसमें पहले से डिप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, ग्रॉस के मतलब होता है कि इसमें पहले से डिप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर, बताइए इसमें से कौन सा प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूडेड है, लैंड, फॉरेस्ट, माइनिंग, ऑल ऑफ दीज। बाबू सही आंसर क्या होगा इसका, डी होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, समझ, क्योंकि सब के सब आपका प्राइमरी सेक्टर है, सब के सब क्या है, आपका प्राइमरी सेक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, देखिएगा 65, देखिए टू इंक्लूडेड द, देखिए टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस मोर देन वन टाइम इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज कॉल्ड, बोला कि यदि नेशनल इनकम निकालते समय जो चीज को एक से अधिक बार शामिल करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, बताइए, सिंगल काउंटिंग, डबल काउंटिंग, मल्टीपल काउंटिंग, नॉन ऑफ दीज। इसका बाबू सही आंसर क्या होगा, डबल काउंटिंग। कोई दिक्कत, डबल काउंटिंग के मतलब होता है कि जब किसी भी चीज को एक से अधिक बार ऐड करते हैं ना, इसी को बोलते हैं डबल काउंटिंग, समझ आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66, देखिएगा विच सर्विस ऑफ, देखिए विच सर्विस ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर, बताइए सेकेंडरी सेक्टर में इसमें से किसको शामिल किया जाता है। देखिए सेकेंडरी सेक्टर तो आप जान ही रहे हैं, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, बैंकिंग। सेकेंडरी सेक्टर में बोला कि बाबू किसको शामिल किया जाता है, तो बाबू किसको शामिल किया जाता है, बी को, मैन्युफैक्चरिंग को। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा 67, देखिएगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, बताइए बोला है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते समय किसको शामिल नहीं किया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, किसको शामिल नहीं करेंगे, परचेज एंड सेल्स ऑफ ओल्ड कमोडिटी, इंटरमीडिएट कमोडिटी, ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। बाबू सही आंसर क्या है, सी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन इज द डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम, बताइए
इसमें बार्टर सिस्टम का कौन सा डिफिकल्टी है देखिएगा। फर्स्ट आपका ऑप्शन दिया है लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस, ये तो बाबू है ही। अगला पॉइंट देखिएगा डिफिकल्टी ऑफ डिवीजन ऑफ द गुड्स, ये भी है। आगे देखिएगा लैक ऑफ जनरल एक्सेप्टेबल मेजर ऑफ वैल्यू, ये भी है। ऑल ऑफ दीज, बाबू सही आंसर, इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं 69, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, बताइए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी में इसमें से किसको शामिल किया जाएगा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये तो शामिल करेंगे ही। मेजर ऑफ वैल्यू, ये भी शामिल करेंगे। ए एंड बी, बाबू सही आंसर इसका क्या है? ए एंड बी। अगला पॉइंट द फंक्शन ऑफ मनी इंक्लूड, बताइए मनी के फंक्शन में इसमें से क्या क्या शामिल किया जाएगा? वैल्यू देखिए द फंक्शन ऑफ मनी इंक्लूड्स वैल्यू डिटर्मिनेशन, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीन्स ऑफ एक्सचेंज, ऑल ऑफ दीज, बाबू सही आंसर इसका क्या है? ऑल ऑफ दीज है। नेक्स्ट पॉइंट चलिए द स्लोप ऑफ, देखिए द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल्स, देखिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, देखिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देखिए आपको पहले भी बता चुके हैं इसका दोनों ऑप्शन होता है प्रोडक्ट, लेफ्ट टू राइट ये भी है, टॉप टू बॉटम ये भी ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन सही है बताए हुए हैं। लेकिन इस तरह से दोनों ऑप्शन रहे तो हम हमेशा बताएं किसमें आंसर बाबू माना है? सी में। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं 72, इन विच इकोनॉमी डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म के आधार पर किसमें डिसीजन लिया जाता है? सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, प्राइस के आधार पर किसमें डिसीजन लेते हैं? कैपिटलिस्ट में बाबू। कंज्यूमर बिहेवियर इज ए स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर कहाँ पर स्टडी होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, ये तो पूरा सबको पता होगा, एडम स्मिथ, मार्शल सेमनसन, रॉबिन्स, बाबू किसने डिफिनेशन दिया है? रॉबिन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, बताइए माइक्रो इकोनॉमिक्स का इसमें से कौन सा ब्रांच है? प्रोडक्शन प्राइस डिटर्मिनेशन, देखिए फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, इकोनॉमिक वेलफेयर, देखिए क्या बोला, इसमें से कौन सा ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? प्रोडक्शन प्राइस डिटर्मिनेशन है, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन बाबू ये भी है, इकोनॉमिक वेलफेयर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हु बेसिकली प्रोपाउंड द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को किसने प्रोपाउंड किया है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, मार्शल गोसेन, ये तो सबको पता होगा। अगला पॉइंट देखिए द प्रोड्यूसर ऑफ, देखिए द प्रोपाउंडर ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज, कौन प्रोपाउंडर? दोनों एक ही है। चलिए ये गोसेन ही दोनों का किया है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को गोसेन ही किया है और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को भी गोसेन ही किया है, तो बाबू सही आंसर क्या होगा? ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स इन ए गुड्स इज कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोडक्टिविटी, सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए ऑन कंजप्शन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी मार्जिनल यूटिलिटी इज, जब बताया ना कि जैसे जैसे किसी गुड्स को यूज करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी घटते जाता है, बाबू क्या इसका आंसर होगा? डिमिनिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट, यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विथ ए राइज इन प्राइस द डिमांड फॉर गिवन गुड्स, बोला कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ गिवन गुड्स क्या होगा? इंक्रीज। ये लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शनल है, इसका प्राइस बढ़ेगा तो इसका डिमांड भी बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 81, इन विच मार्केट डिमांड कर्व ऑफ फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक, किस मार्केट में डिमांड कर्व आपका परफेक्टली इलास्टिक होता है? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, बाबू सही आंसर क्या होगा? परफेक्ट कंपटीशन। क्यों? आपको पता है ना परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड इस तरह से होता है, पता है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट डज मोनोपोलिस्टिक
व्हाट डज ए मोनोपोलिस्टिक मार्केट शो? बताइए मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या दिखाता है? मोनोपोलिस्टिक मतलब मोनोपोली, मोनोपोली क्या दिखाता है? प्रोडक्शन प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नेचर ऑफ मार्केट, नॉन ऑफ दिस। बाबू क्या दिखाता है? नेचर ऑफ मार्केट दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज ओनली वन बायर। देखो बहुत भयानक क्वेश्चन, वैसा मार्केट जहां पर एक ही परचेजर है उसको क्या बोलेंगे? मोनोपोली, मोनोप्सोनी। ये वैसा मार्केट है जहां पर एक ही परचेजर है। समझ में आ गया ना कैसा मार्केट है? चलिए अगला पॉइंट, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगो ओनली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओनली ओलिगोपोली, बोथ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली, मोनोपोली। देखिएगा इसका ये आपका ओलिगोपोली भी सही हो सकता है यदि ये अभी दोनों ऑप्शन देना। जनरली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट इसमें होता है, जनरली जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है किस में होता है? मोनोपोलिस्टिक में भी। लेकिन कभी कभी ओलिगोपोली में भी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बिकता है। तो एक आप लोग कंसेप्ट माइंड में बैठा के रखना कि जब मोनोपोलिस्टिक और कंपटीशन, ओलिगोपोली दोनों यदि दे दे तो आप इसमें मार देना आंसर, क्योंकि कभी कभी ओलिगोपोली में भी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है। तो जब ए एंड बी दिया ना तो ये कह दो। ऐसे ये भी सही है, मोनोपोलिस्टिक में भी में ही एक्चुअली मोनोपोलिस्टिक में ही मेन डिफरेंशिएटेड होता है, लेकिन कभी कभी ओलिगोपोली में भी होता है। लेकिन ए और बी दोनों दिया रहे ऑप्शन तो यही ऑप्शन में मारेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 85, होमोजेनियस प्रोडक्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओनली परफेक्ट कंपटीशन, ओनली परफेक्ट ओलिगोपोली, ए एंड बी। बाबू दोनों में होता है। नेक्स्ट पॉइंट 86, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंसेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज गिवन बाय, किसने दिया है? हिग्स, चैमर्सन ने। नेक्स्ट पॉइंट, इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई विल बी, सप्लाई क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, मार्केट प्राइस एसोसिएटेड विथ, बताइए मार्केट प्राइस किससे एसोसिएटेड होता है? प्राइस ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड, नॉर्मल प्राइस, परमानेंट प्राइस, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 89, डिमांड कर्व फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक अंडर, परफेक्टली इलास्टिक किस में होता है? आप लोग तो जान ही रहे हैं किस में होता है? परफेक्ट कंपटीशन में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90, ए परफेक्ट कंपिटिटिव फर्म फेस, ये फर्म लिखा हुआ है, ये बोर्ड थोड़ा छोड़ दिया है लिखते समय। देखिए ये परफेक्ट कंपिटिटिव फर्म फेस क्या फेस करती है? प्राइस, फिक्स प्राइस, कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट एमआर, ऑल ऑफ दीज। बाबू इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट। देखिए 91, क्रेडिट मनी इंक्रीज व्हेन सीआई, बता है ना कि जैसे देखो क्रेडिट मनी, सीआई क्रेडिट मनी तभी बढ़ेगा जब सीआरआई क्या होगा? घटेगा। यदि सीआरआई बढ़ेगा तो क्रेडिट मनी क्या होगा? घटेगा। तो आपसे देखो क्या बोला है, क्रेडिट मनी इंक्रीज, क्रेडिट मनी क्या होगा? इंक्रीज होगा। सीआरआई जब क्या होगा? फॉल होगा। देखिए इसका बाबू सही आंसर क्या होगा? फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 92, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक इज, बताइए कॉमर्शियल बैंक का मेन क्या क्या काम है? क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल कॉमर्शियल बैंक का काम नहीं है। क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई, सेंट्रल बैंक। आगे देखिएगा, एडवांस टू अदर बैंक कभी कभार करता है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर्स, ऑल ऑफ दी। देखिए इसका बाबू सही मेन ऐसा है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93, विच ऑफ द फ्लोइंग डिपॉजिट एक्सेप्टेड मेनली बाय द कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक के द्वारा कौन सा डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया जाता है? करेंट डिपॉजिट ये तो होता ही है, सेविंग डिपॉजिट ये भी आपका होता है, फिक्स डिपॉजिट, ऑल ऑफ दीज। बाबू सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 94। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, बताइए सेंट्रल बैंक का इसमें से कौन सा फंक्शन है? मोनोपोली ऑफ नोट इशू, ये तो है ही, सेंट्रल बैंक का मेन काम है मार्केट में देश में नोट का इशू करना। बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, ये तो है ही। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये भी बाबू है, तो सही आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं 95। विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बताइए इसमें से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन है? ये तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 96 से। इकोनॉमिक्स में 100 में 100 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा प्रयास कीजिए। देखिए 96। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, बताइए क्रेडिट कंट्रोल का मेजर ऑब्जेक्टिव कौन है? मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, ये तो है। देखिए बोला है कि क्रेडिट कंट्रोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, ये तो है ही। अगला पॉइंट, टू स्टेबलाइज फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये भी आपका है। टू प्रोमोट प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी है बाबू। सही आंसर क्या होगा इसका? डी होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिएगा 97। व्हेन 14 बिग शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया नेशनलाइज, बताइए 14 कॉमर्शियल बैंक कब नेशनलाइज हुआ था? देखिए 1949, 1955, 1969, 2000। ये आपका कब हुआ था? तो सबको याद होगा 1969। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं फटाफट। फॉर किंग्स इन्वेस्टमेंट इम्प्लाई, इन्वेस्टमेंट क्या इम्प्लाई करता है? देखिए फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, रियल इन्वेस्टमेंट, ये किसको इंडिकेट करता है बाबू? फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 99 पर। ये तो हो गया। अगला पॉइंट 99। द मेन कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज, बताइए एग्रीगेट डिमांड का मेन कंपोनेंट क्या है? द मेन कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज इंडिविजुअल कंजप्शन, पब्लिक कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं 100। विच इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, बताइए इन्वेस्टमेंट का डिटरमाइन करने का इसमें से कौन सा फैक्टर है? देखिए मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, ये होता है बाबू। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी होता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? डी, सी, ए एन बी। देखिए एक वीडियो और जाएगा, हमने 100 गो ऑब्जेक्टिव बता दिया। इसी वीडियो में हम थ्योरेटिकल नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो सेकंड वीडियो में हम आपको बताएंगे इसका थ्योरी। ठीक, आप लोग अधिक से अधिक वीडियो देखिए, लाइक सब्सक्राइब पूरा कीजिए मन भर। ठीक, सभी को थैंक यू।